Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस सेक्शन में न्यूक्लियस के तमाम पार्ट्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि ये हमारे पास किस चीज़ से कंपोज होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो ये डायग्राम हम पिछले सेक्शन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर पोर्स के साथ। जो न्यूक्लियर पोर्स होती है ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक कनेक्शन होती है। मतलब यहाँ पर एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा जहां से मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। तो न्यूक्लियर पोर जो है, अगर इसकी ओर बात दी है तो सबसे पहले हमारे पास ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं। अराउंड 1000 से लेकर 10,000 के करीब पोर्स पाए जाते हैं एक टिपिकल न्यूक्लियस में। और जो न्यूक्लियर पोर है इनकी जो शेप है वो बेसिकली ऑक्टागोनल होती है, ऑक्टागोनल इन शेप, और 1000 से 10,000 के दरमियान पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियर पोर का डायमीटर है यहां जो रिकॉर्ड किया जाता है वो बेसिकली हमारे पास है 800 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। तो न्यूक्लियर पोर के हवाले से आप ये बात याद रख लें कि ये हमारे पास वेरी करते हैं, 1000 से लेकर 10,000 पर न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो शेप है वो ऑक्टागोनल होती है और इनका जो डायमीटर है वो अराउंड 800 है। अब अगर बात कीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो ये बेसिकली मैट्रिक्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं एंजाइम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम यहां क्यों मौजूद होंगे? एंजाइम हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के लिए और मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो दोनों प्रोसेस यहां पर टेक प्लेस करेंगे। सो एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगी। और सेकेंड, एंजाइम्स फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए यहां से निकलने के बाद प्रोटीन में जाएगा और वहां पर ट्रांसलेशन होगी। तो एंजाइम्स जो इस होल प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ऑलमोस्ट 10 एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारे के सारे एंजाइम न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। उसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज, जो सबसे डोमिनेंट और इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज, इसके अलावा आइसोमरेज और टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, ये सारे एंजाइम हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। तो सबसे पहली चीज जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है वो एंजाइम होता है। अब एंजाइम को स्टार्ट करने के लिए चंद एक्टिवेटर रिक्वायर्ड है, तो वो एक्टिवेटर भी आयन की फॉर्म में यहां मौजूद होंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो कंपोज्ड ऑफ एक्टिवेटर्स, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयंस और मैंगनीज आयंस। ये हमारे पास वो एक्टिवेटर्स हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे और एंजाइम को स्टार्ट करेंगे ताकि वो फिर डीएनए रेप्लिकेशन और मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस कर सके। इसके अलावा जो तीनों टाइप ऑफ राइबोसोम्स हैं, राइबोसोमल आरएनए है लाइक ट्रांसफर आरएनए, इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, वो हमारे पास यहां मौजूद होंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो कंपोज्ड ऑफ ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों आरएनए जो है वो यहां मौजूद हैं और बेसिकली ये एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। और इसका पीएच जो बताया जाता है वो बेसिकली स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली अल्कलाइन पीएच जो वेरी करता है 7.4 से 7.6 के दरमियान। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास एंजाइम्स होंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस के लिए, और उनको स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेटर्स होंगे लाइक मैग्नीशियम आयंस और मैंगनीज आयंस। और जो तीनों टाइप ऑफ आरएनए हैं लाइक ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म का पीएच है इस हवाले से काफी एमसीक्यूज बार बार आते हैं, वो स्लाइटली अल्कलाइन होगा, 7.4 से 7.6 तक वेरी करेगा। अगर इसके बाद न्यूक्लियस की बात की जाए तो बेसिकली न्यूक्लियस हमारे पास एक डार्क स्पॉट है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। डार्क स्पॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियोलस है इसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। और जो टर्म न्यूक्लियस है वो इसको दिया था बोमेंस ने।
term was given by Bowmans. तो न्यूक्लियोलस बेसिकली एक डार्क स्पॉट है जिसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने, और जो न्यूक्लियोलस का टर्म है ये गिवन इसको दिया था बोमिन्स ने। और जो न्यूक्लियोलस है ये बेसिकली बनता है हमारे पास न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से। सो इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है इसको हम क्रोमोसोम के सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक हम यहां तक पहुंचे हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली डार्क स्पॉट है, इसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने, और जो टर्म है वो गिवन इसको दिया था बोमिन्स ने। और ये जो न्यूक्लियोलस है ये हमारे पास बनता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से। इसका फंक्शन हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है उसके बारे में ये माना जाता है कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम करता है। सो इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हमारे पास जो सेल में बनती है वो बेसिकली न्यूक्लियोलस से बनती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले तो ये राइबोसोम को बनाता है और फिर उसको साइटोप्लाज्म में भेजता है। इसके अलावा हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए और उसको स्टोरेज करने के लिए। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और उसके हवाले से जो उसके पार्ट है हमने उसको वन बाय वन एक्सप्लेन किया। सबसे पहले न्यूक्लियर पोर की पर बात की, न्यूक्लियर प्लाज्म एंड देन न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर एक पॉइंट हम और भी ऐड कर लेते हैं, जो हमारे पास ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, यहाँ पर इन्वेजिनेशन होती है और कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं इनसे। ये हम यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑल ओवर द सेल हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर ऑल अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो अराइज होते हैं, और इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी जो है बनाने में हेल्प करता है। हमने वन बाय वन तमाम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स के ऊपर। अब हम न्यूक्लियस के सेक्शन में लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है क्रोमेटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन फाइबर बेसिकली हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे, और इनको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने। सो क्रोमेटिन फाइबर वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। अब जब हमारे पास इंटरफेस होता है तो इन इंटरफेस जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स, एंड सेकंड को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर्स हमें इंटरफेस में शो होते हैं, और उसकी एक टाइप है हेट्रोक्रोमेटिन, सेकंड है यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वो बेसिकली नॉन ट्रांसक्राइबिंग क्रोमेटिन होती है, नॉन ट्रांसक्राइबिंग क्रोमेटिन। और जो हमारे पास यूक्रोमेटिन है वो बेसिकली ट्रांसक्राइबिंग क्रोमेटिन है। तो इंटरफेस में हमें जो है वो टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन शो होते हैं। एक को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, सेकंड इज यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो बेसिकली नॉन ट्रांसक्राइबिंग क्रोमेटिन होते हैं, और यू वाले जो होते हैं वो ट्रांसक्राइबिंग होते हैं। अब जो यूक्रोमेटिन है वो बेसिकली कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो उसी फॉर्म में रहते हैं क्योंकि वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। जो यूक्रोमेटिन है वही जाकर आगे क्रोमोसोम बनते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक प्रोसेस के जरिए, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, क्रोमोसोम बन जाता है। ये बेसिकली हमारे पास क्रोमोसोम है। तो हम क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था हॉफमेस्टर ने। क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय हॉफमेस्टर। और जो टर्म हमारे पास क्रोमोसोम है
term chromosome was given by Waldeyer. सो आज इनकी डिस्कवरी और ये जो टर्म है ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको याद रख लें। जो क्रोमोसोम है उनको डिस्कवर किया था हॉफमेस्टर ने, और जो टर्म क्रोमोसोम हम कहते हैं वो उसको गिवन दिया था वॉल्डेयर ने। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जरा एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है और दो उसके ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। ये हमारे पास क्रोमाटिड्स हैं, बेसिकली सिस्टर क्रोमाटिड है, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। तो यहां तमाम को क्रोमाटिड शो किया गया है। और ये जो गोल स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर का एक और नाम भी होता है, तो सेंट्रोमेयर को हम एक और नाम देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। बेसिकली हमारे पास एक क्रोमाटिड होता है और वो ज्वाइन होता है सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से। ये जो सेंट्रोमेयर है यहां पर हमारे पास एक प्रोटीन की लेयर मौजूद होती है। ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोटीन की लेयर होती है सेंट्रोमेयर के ऊपर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन, जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर मौजूद होगी। और ये वो जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच करेंगे और क्रोमोसोम को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये जो क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन है ये बेसिकली प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। तो इसमें सिर्फ प्रोटीन होती है, लिहाजा जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं पेलिकल। मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज पेलिकल, कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स। सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके अंदर मौजूद होते हैं। जो क्रोमोसोम है उसका जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियोसोम। बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। जो न्यूक्लियोसोम है वो ऑल ओवर द क्रोमोसोम पाया जाएगा और उसके अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर 1 डीएनए एंड नंबर 2 प्रोटीन, जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे इसमें, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के अंदर मौजूद होगी डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर एक बात और ऐड कर लेते हैं। जो हमारे पास कुछ क्रोमोसोम होते हैं उनके टॉप पर एक और स्ट्रक्चर भी अराइज होता है। उनके टॉप पर एक और स्ट्रक्चर भी अराइज होता है। तो यहां पर जरा उसको भी शो कर लेते हैं सेपरेट मार्कर से। टॉप पे इस पॉइंट को हम कहते हैं, जहां से हमारे पास अराइज हुआ है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। और ये बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो हिस्सा है जो बाद में एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन गिव राइज करेगा न्यूक्लियोलस को। तो न्यूक्लियोलस हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के NOR रीजन से बनेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और हमने आज न्यूक्लियस के तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के डिफरेंस पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।